हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का भाग दूसरा करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? उत्तर रहेगा भास्कराचार्य। धन्वंतरी चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 38, लीलावती के लेखक थे? उत्तर है भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है। प्रश्न संख्या 39, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हम दोस्तों वही देखेंगे जो सही हैं। कथन फर्स्ट, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विभिन्न शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये सही है। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है। प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमितीय ज्या, साइन, कोज्या, कोसाइन और उत्क्रम ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 40, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित था? उत्तर है पाटलिपुत्र में। चीन यात्री फायान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। प्रश्न संख्या 41, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? उत्तर है क्षपणक। चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि क्षपणक रत्न फलित एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? उत्तर है चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 43, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? उत्तर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। प्रश्न संख्या 44, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? उत्तर है दीनार।
गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या 46। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? उत्तर है रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त, घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई उपलब्ध साक्ष्य नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। प्रश्न संख्या 48। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। उत्तर है प्राकृत भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम। प्रश्न संख्या 49। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तर है ऐरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ऐरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 50। गुप्त संवत की स्थापना किसने करी? उत्तर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभिक तिथि 319 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 51। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ करना है। सम्राट और विरुद्ध। अशोक, अशोक प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। प्रश्न संख्या 52। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न संख्या 53। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? उत्तर है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंपी जाती थी। प्रश्न संख्या 54। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, वे इस प्रकार हैं। महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल। प्रश्न संख्या 55। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी?
ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती। प्रश्न संख्या 56। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उत्तर है उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः 60 तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। प्रश्न संख्या 58। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का छठा भाग। प्रश्न संख्या 59। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? उत्तर है बिना जोती हुई जंगली भूमि। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद टर्म है। प्रश्न संख्या 60। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? उत्तर रहेगा ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्रश्न संख्या 61। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? उत्तर है विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। प्रश्न संख्या 62। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। उत्तर है लोहे के यंत्र और उपकरणों हेतु। प्रश्न संख्या 63। तोरमाण किस जातीय दल का था? उत्तर है हूण। तोरमाण भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से बाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धान्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था? उत्तर है यशोधर्मन। चीनी यात्री हेन स्वांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मेहरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। प्रश्न संख्या 65। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? उत्तर है सुंग युन। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 30 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठा की। प्रश्न संख्या 66। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी? उत्तर है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थीं। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
कथन 1। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। कथन 3। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। प्रश्न संख्या 68। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि, बेगार, बलात्श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और कठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। प्रश्न संख्या 69। कहा जाता है कि शतरंज का खेल ओरिजिनेट हुआ था। उत्तर है, भारत में। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रश्न संख्या 70। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था। उत्तर है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। शूद्रक रचित मृक्षकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण, सातवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। प्रश्न संख्या 71। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर है, कपिल। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न संख्या 72। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था। उत्तर है, कपिल द्वारा। प्रश्न संख्या 74। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है।
प्रश्न संख्या 75। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उत्तर रहेगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया। इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? उत्तर है मनुस्मृति। पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग हैं। अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। प्रश्न संख्या 78। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 79। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गंगेश और उदयन। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, को इसका संस्थापक मानते हैं। प्रश्न संख्या 80। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? उत्तर है चारवाकों की। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। चारवाक दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। प्रश्न संख्या 81। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? उत्तर है चारवाक। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन, सांख्य, योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी
प्रमाण मान लिया जाता है। इन सब के विपरीत चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। प्रश्न संख्या 82 अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? उत्तर है काम। चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करें या मनुष्य को सुख प्रदान करें वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। प्रश्न संख्या 83 न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? उत्तर है गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम रचित न्याय सूत्र है। प्रश्न संख्या 87 मीमांसा के प्रणेता थे? उत्तर है जैमिनी। प्रश्न संख्या 88 कर्म का सिद्धांत संबंधित है? उत्तर है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 89 निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? उत्तर है मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। प्रश्न संख्या 90 अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? उत्तर है मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृष्ट शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है। वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वह जो पहले नहीं था। प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? उत्तर है लोकायत और कापालिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षड्दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड्दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कणाद, मीमांसा का जैमिनी, वेदांत का बादरायण थे, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षड्दर्शन के भाग नहीं हैं। प्रश्न संख्या 92 लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? उत्तर है चार्वाक। चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। प्रश्न संख्या 93 अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं? उत्तर है शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी, जो प्रस्थानत्रयी हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है।
प्रश्न संख्या 95। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? उत्तर है ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामूत्रार्थ भोग विराग, समदमादि साधनम संपत् एवं मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन के भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानता है। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। प्रश्न संख्या 97। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? उत्तर है अभिनव गुप्त। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन का प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 98। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विक्रम संवत को क्रम संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 या 320 ईस्वी में की थी। कल संवत 3102 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, ये सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी ठीक है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी ठीक है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये भी ठीक है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व या 57 ईस्वी पूर्व से तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ 319 ईस्वी से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही हैं। यदि गुप्त काल के प्रारंभ से आशय श्री गुप्त से हो और भारत में मुस्लिम शासन का युग 1206 गुलाम वंश की स्थापना से माना जाए तो इसका विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 100। पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख
शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? उत्तर रहेगा 601 601। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 या 58 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। अतः पुलकेशन द्वितीय के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 601 विक्रम संवत प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 101। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। उत्तर रहेगा 634। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 + 78 634 ईस्वी होगा। प्रश्न संख्या 102। पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान था। उत्तर है प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्र वंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के बाद द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारन ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झुंसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 103। मौखरी शासकों की राजधानी थी। उत्तर है कन्नौज। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्यवर्मा, ईशानवर्मा, सर्ववर्मा एवं गृहवर्मा थे। प्रश्न संख्या 104। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? उत्तर है कल्हड़। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती हैं। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ रचित राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व के काल के हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 106। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। उत्तर है कन्नौज। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजर्षि दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजर्षि को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। प्रश्न संख्या 108। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। उत्तर है कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनस्वांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हेनस्वांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। प्रश्न संख्या 110। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। उत्तर है पुलकेशन तृतीय ने।
हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हेनुशांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्रश्न संख्या 112। चालुक्य शासक पुलकेशन तृतीय की हर्ष पर विजय का वर्ष था। उत्तर है 618 ईस्वी। पुलकेशन तृतीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशन तृतीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशन तृतीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशन तृतीय का युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 630 ईस्वी का ऐहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासक पुलकेशन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ द इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया है। अतः इस युद्ध का समय 618 ईस्वी मानना अधिक युक्तियुक्त है। प्रश्न संख्या 113। कवि बाण निवासी था। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। प्रश्न संख्या 114। हेनशांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है हर्ष। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हेनशांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 116। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी हेनशांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन सही हैं दूसरा और तीसरा। दूसरा कथन पढ़ते हैं। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। 3 नंबर, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। हेनशांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। हेनशांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार हेनशांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। प्रश्न संख्या 117। हर्ष के दरबार में हेनशांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हेनशांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था।
तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा का प्रतिबंध लगा रखा था। हेनस्वांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्ष के भारत के प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 118। हेनस्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? उत्तर है मथुरा। चीनी यात्री हेनस्वांग हर्षवर्धन का 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री हेनस्वांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनस्वांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। प्रश्न संख्या 119। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर है रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 120। चीनी यात्री हेनस्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 ईस्वी में हेनस्वांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ का कुलपति शीलभद्र था। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनस्वांग पुनः नालंदा आया और वहाँ उसने व्याख्यान दिए। प्रश्न संख्या 121। आज भी भारत में हेनस्वांग को याद करने का मुख्य कारण है। उत्तर है सियूकी की रचना। हेनस्वांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सियूकी कहा जाता है। हेनस्वांग की इस रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। प्रश्न संख्या 122। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? उत्तर है हेनस्वांग। हेनस्वांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हेनस्वांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सियूकी कहा जाता है। हेनस्वांग बौद्ध था। प्रश्न संख्या 124। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग चीनी यात्री इत्सिंग ने 671-72 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ इत्सिंग चीन वापस लौट गया। चीनी यात्री। प्रश्न संख्या 125। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? उत्तर है यिन तू। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। प्रश्न संख्या 126। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? उत्तर है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। प्रश्न संख्या 127। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? उत्तर है नालंदा बिहार। बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित
विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। प्रश्न संख्या 129, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उत्तर है कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों के आकर्षण का केंद्र था। ये तीन शक्ति थी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 130, कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 131, चीनी यात्री फायान गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था तथा 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री हेनस्वांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हेनस्वांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हर्ष हेनस्वांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हेनस्वांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। प्रश्न संख्या 132, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। उत्तर है दूसरा और तीसरा। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम शती ईस्वी ने अश्वघोष ने बुद्ध चरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतया सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्राम पतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा
स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। प्रश्न संख्या 133। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रिया को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, सही है। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए शंकराचार्य ने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड उत्तर में। प्रश्न संख्या 136। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? उत्तर है मानसरोवर। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वर आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका। प्रश्न संख्या 137। निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय सुमेलित है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन सुमेलित है। दंडी नरसिंह वर्मन सुमेलित है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। प्रश्न संख्या 138। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दरबारी कवि हैं और उनके राजा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि एवं नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 139। सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही सुमेलन इस प्रकार है। भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। दोस्तों, अभी हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का भाग दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।